कल अपन ने पढ़ा था कि संसद हमारी जो सरकार है उसको कैसे नियंत्रित करती है, कैसे उसका मार्गदर्शन करती है। अब संसद का एक कार्य और है, वो है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब संसद में कौन कौन लोग होते हैं? तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो इस तरीके से संसद की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों से सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ रहे हैं। तो जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। तो संसद में ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी होती जा रही है। अब इसमें दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। पहले इनकी संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन अब जो दलित हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है ताकि इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले या ये अपने समाज के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे सके। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है। तो ये आप नीचे सारणी है, इसको पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि लोकसभा के क्षेत्रों में वोट डालने के लिए अब कितने प्रतिशत आबादी के द्वारा वोट डाले गए हैं। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। अब जो प्रतिनिधि होते हैं वो पूरे समाज को, अपना जो उनका जो क्षेत्र होता है उसे पूरे सही ढंग से वो प्रस्तुत नहीं कर सकते। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते। और इनके लिए सीटें इसलिए की गई ताकि, क्योंकि जो उच्च जातियाँ होती है वो इन्हें आगे आने ही नहीं देती है, तो इसके लिए इनकी जातियों के लिए भी अलग से सीटें रखी गई है ताकि इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो सके। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सके। और जो ये आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग होते हैं वे अपने समाज से संबंधित लोगों की समस्याओं को संसद में आकर अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी अब संसद में महिलाओं के लिए सीटें बहुत ही कम होती थी, तो इसीलिए महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव भी पेश किया गया। इस सवाल पर अभी तक बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर पहुंची है। मतलब थोड़ा सा संख्या बढ़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम सीटें मिल रही है या उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। तो इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं है।
हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन ने पढ़ लिया कि संसद क्या क्या कार्य करती है। अब ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।